गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं महासिंह नाहरवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान, एटीएस स्कूल द्वारा संचालित कृषि विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पादप प्रजनन के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की कि पादप प्रजनन क्यों करवाया जाता है, पादप प्रजनन करवाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, तो वो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम देखने वाले हैं कि पादप प्रजनन के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। पादप प्रजनन क्रियाएं प्यारे विद्यार्थियों, पादप प्रजनन के लिए हम जानते हैं कि हमें पादपों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करके उन्हें उपयोगी बनाना होता है। अब उन्नत किस्मों के विकास और बीजों के वितरण तक जो क्रियाएं की जाती हैं वे सभी पादप प्रजनन की क्रियाएं कहलाती हैं। पादप प्रजनन के माध्यम से उन्नत किस्मों के विकास और बीजों के वितरण के लिए की जाने वाली क्रियाएं पादप प्रजनन की क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? नंबर 1, विविधता उत्पन्न करना। क्योंकि हम जानते हैं कि फसलों में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, जितनी ज्यादा विविधता होती है, उनके उत्पादन देने की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वे विपरीत परिस्थितियों का भी सामना आसानी से कर सकती है। नंबर 2, मूल्यांकन करना। कि जो विविधता हम उत्पन्न कर रहे हैं उसमें वो विविधता उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है, इस बात का इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए, वो मूल्यांकन करना कहलाता है। नंबर 3, चयन, सिलेक्शन। मूल्यांकन करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो विविधता हमने उत्पन्न की वो उत्पन्न हो गई, कुछ में नहीं हुई, तो जिनमें विविधता उत्पन्न नहीं हुई उनको छोड़कर उनका चयन किया जाता है जिनमें विविधता उत्पन्न हो गई। उसके बाद नंबर 4 पे आता है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। जिन पौधों का हमने चयन किया है मूल्यांकन करने के बाद, उनका मल्टीप्लाई, उनका बहुगुणन, उनकी संख्या में वृद्धि, यानी उस तरह के बीजों का ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर निर्माण किया करके उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। ये संख्या को बढ़ाना, उनकी मात्रा को बढ़ाना, ये गुणन कहलाता है, जो पादप प्रजनन की क्रिया के रूप में किया जाता है। और नंबर लास्ट 5, जब हम उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण कर लेते हैं, वो हम तक ही हैं, तब तक हम अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वो किसान तक नहीं पहुंच जाते। अब जहां से प्रोडक्शन होता है वहां से उन उन्नत किस्म के बीजों को मार्केट और मार्केट के माध्यम से किसानों तक इजीली, आसानी से पहुंचाया जा सके, किसान उन्हें आसानी से खरीद सके, इसके लिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही होना आवश्यक होता है। तो 5वें पॉइंट पे आता है वितरण। इस तरह से
डियर फ्रेंड्स, फसलों में सुधार के लिए विविधता का होना बहुत आवश्यक होता है और ये विविधता पादप प्रजनन के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। फसलों में सुधार के लिए विभिन्नता का होना आवश्यक है और ये विविधता पादपों में या फसलों में पादप प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। इसके अंतर्गत हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि पादप प्रजनन के अंदर वो कौन सी क्रियाएं की जाती हैं जिनसे विविधता उत्पन्न की जा सकती है। इनमें आती है नंबर 1 ग्रामन डोमेस्टिफिकेशन। ये एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा तरीका है जो पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था के रूप में जाना जाता है। नंबर 2 जनन द्रव्य का संग्रह। पादप पुनर्स्थापन। हाइब्रिडाइजेशन संकरण। 5 म्यूटेशन उत्परिवर्तन। 6 बहुगुणिता और 7 आनुवंशिक अभियांत्रिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने जो ये पॉइंट लिखे हैं ये वे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से पादपों में विविधता उत्पन्न की जा सकती है, वेरिएशंस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामन। बहुत अच्छा टॉपिक है। ग्रामन किसे कहते हैं? आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ग्रामन पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था के रूप में जाना जाता है। पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था होती है। यह पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। नंबर 2 कहते किसे हैं? पादप प्रजनन कहते किसे हैं? तो आप इसमें देखेंगे कि जंगलों में जो फसलों की या पादपों की प्रजातियां हैं उन्हें हम कहेंगे जंगली प्रजाति। अब कोई भी जंगली प्रजाति है उसका मानव द्वारा खेती करने के लिए उपयोग किया जाए, मानव द्वारा खेती करने के लिए उन्हें उगाया जाता है, तो ग्रामन के नाम से जाना जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई जंगली प्रजाति है अब इस जंगली प्रजाति का मैनेजमेंट पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा किया जाए, मानव के माध्यम से किया जाए, तो वो मैनेजमेंट करना डोमेस्टिफिकेशन, घरेलूकरण या ग्रामन के नाम से जाना जाता है। किसी जंगली प्रजाति का मानव द्वारा प्रबंधन करना
ग्रामीण या घरेलूकरण कहलाता है। प्रजाति कौन सी है? जंगली प्रजाति। उसमें मानव क्या कर रहा है? मानव उस जंगली प्रजाति का मैनेजमेंट कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, उसे उगा रहा है, उससे उत्पादन प्राप्त कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है। ये सारी चीजें उस जंगली प्रजाति के प्रबंधन में आती है। यानी प्रबंधन किया किसने? मानव ने। किसका? जंगली प्रजाति का। इन शब्दों को जोड़े तो क्या लिख सकते हैं? किसी जंगली प्रजाति का मानव द्वारा प्रबंधन करना ही ग्रामीण या घरेलूकरण कहलाता है। इसको हम एक दूसरे तरीके में भी बोल सकते हैं कि किसी जंगली प्रजाति को मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए खेती करने के उद्देश्य से उगाया जाता है, तो उसे भी ग्रामीण या घरेलूकरण ही कहा जा सकता है। उसके बाद इसमें आगे आता है कि ग्रामीण है करने से क्या होता है। ग्रामीण यदि किया जाता है तो क्या लाभ होगा? ग्रामीण करने से नंबर 1, उस फसल प्रजाति में अविसरण बहुत कम या समाप्त हो जाता है। उस प्रजाति का अविसरण बहुत कम या समाप्त हो जाता है। इसका बेनिफिट लाभ, ग्रामीण करेंगे तो उसका अविसरण कम हो जाएगा या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण जब किसी फसल प्रजाति का जंगली प्रजाति का किया जाता है तो उस फसल के पकने का जो टाइम है, परिपक्वन की जो अवधि है, उसमें भी काफी कमी आ जाती है। फसल के परिपक्वन या पकने की अवधि में कमी आ जाती है। अब कम समय में फसल पककर तैयार होती है तो किसान को तो फायदा है कि जो उपज किसान को 4 माह में मिली थी उसे 3 माह में ही मिली। इसमें यदि 4 माह में मिल पाती तो किसान को 1 महीना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, 1 महीना ज्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ती, 1 महीने ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती, 1 महीना और ज्यादा उसकी सुरक्षा करनी पड़ती। लेकिन फसल जल्दी पक जाती है तो जो मुनाफा जो 4 माह में मिलता उसे किसान को 3 माह में मिल गया। तो ये भी ग्रामीण के कारण से पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट हम देखें अगला लाभ ग्रामीण का देखेंगे तो जो फसल के दाने हैं, फसल के दानों का आमाप बढ़ जाता है, या कहें आमाप में वृद्धि हो जाती है। ये भी संभव हुआ ग्रामीण के कारण। आप देखते हैं कि यदि हम गेहूं है, बाजरा है, इसके दानों को देखें तो छोटे दानों की अपेक्षा हमें मोटे दाने हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं।
ग्रामीण के दो लाभ या दो महत्व हुए। इसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण के दौरान वर्ण। ग्रामीण के दौरान जो वर्ण है ये आप देखेंगे कि कोई भी समष्टि है उसमें उसके जीन प्ररूपों में काफी भिन्नता पाई जाती है। किसी समष्टि में विभिन्न जीन प्ररूप वाले जीव होते हैं। समष्टि के जीवों में या जीन प्ररूप में जो विभिन्नता है ये कैसे उत्पन्न हुई, इस विभिन्नता के क्या कारण रहे, ये दो कारणों से हुआ। किसी समष्टि में विभिन्नता जीन प्ररूपों में पाई जाती है। जीन प्ररूपों में यह विभिन्नता किस कारण से उत्पन्न हुई उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 2, इसके कारणों की हम चर्चा करें तो एक प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, दूसरा मानवीय कारक हो सकते हैं। इन दोनों कारकों के आधार पर वर्णन किया जाता है, जिसके कारण वर्ण के दो प्रकार हो जाते हैं। एक कहलाता है प्राकृतिक वर्ण और दूसरा कहलाता है कृत्रिम वर्ण। ग्रामीण के दौरान वर्ण, ग्रामीण के दौरान वर्ण के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक वर्ण और दूसरा है कृत्रिम वर्ण। इन दोनों वर्णों में क्या अंतर होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में पता चला होगा कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं। उसमें हमने पहली क्रिया के बारे में वर्णन किया है, विविधता उत्पन्न करना कि विविधता कैसे कैसे उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें विभिन्न बिंदु देखे और उनमें पहले बिंदु की चर्चा हमने प्रारंभ की थी ग्रामीण के रूप में। ग्रामीण किसे कहते हैं, ग्रामीण के लाभ क्या हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्रामीण के दौरान वर्ण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या अंतर है।